कैसे ये लोग 6-6 महीनों तक डेजर्ट के अंदर रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चीजों को कैसे करते हैं, और तो और ये लोग रहते कहाँ पे हैं और इनके खाने पीने का क्या जुगाड़ होता है। स्पेशली ड्यून मूवी के वीएफएक्स के अंदर ब्लू स्क्रीन या फिर ग्रीन स्क्रीन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि एक अलग ही स्क्रीन जिसका नाम है सैंड स्क्रीन, उसका प्रयोग होता है। अब ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, जबकि सैंड स्क्रीन को रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और तो और डैनी विल्नव जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, जिन्होंने एक से एक मास्टरपीस मूवी को बनाया है, उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल शॉट ड्यून 2 के अंदर ही था। एक एक करके सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ड्यून 2 आखिर शूट कैसे हुई। ब्लेड रनर और अराइवल जैसी मास्टरपीस मूवीज के मेकर डील विल्नव ने अपने खाते में एक और मास्टरपीस ऐड की है, जिसका नाम है ड्यून 2, और जो कि अभी रिसेंट में ही रिलीज हुई है। ड्यून मूवी फेमस है स्पेशली उसके सिनेमाटोग्राफी और ग्राउंडेड वीएफएक्स के लिए, तो लेट्स गेट इनटू डीप डाइव। ड्यून 1 शूट हुई थी जॉर्डन के अंदर और उसका कुछ हिस्सा शूट हुआ था अबू धाबी के अंदर, और इस बार ड्यून पार्ट 2 के लिए अबू धाबी का हिस्सा मोस्ट ऑफ यूज किया गया था। जॉर्डन में बहुत कम शूटिंग हुई थी, और अबू धाबी में जो भी पार्ट 1 के लिए हिस्सा यूज किया था इन लोगों ने, वो पार्ट 2 के लिए नहीं किया है, बल्कि वो लोग डेजर्ट के और डीप में गए थे। डायरेक्टर का ये मानना था कि भाई ऑडियंस को डेजा वू फील नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाए, इसलिए इन लोगों ने 18 माइल्स का एक कनेक्शन बिल्ड किया था, जहाँ पे भाई रहने की फैसिलिटीज अलग थी, कैटरिंग की फैसिलिटीज अलग थी, और जो भी क्रेन हैंडल्स बड़े बड़े थे उनकी फैसिलिटीज अलग से रखी गई थी। लेजेंडरी पिक्चर्स यानी जो ड्यून का प्रोडक्शन हाउस है, उसको एडीएफसी यानी अबू धाबी फिल्म कमीशन की तरफ से 30% डिस्काउंट मिला था, जो भी प्रोडक्शन की कॉस्ट थी उसके ऊपर। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि फिल्म और टेलीविजन को प्रमोट करती है यूएई यानी अबू धाबी के अंदर। इन लोगों ने ड्यून पार्ट 2 के लिए एक विलेज भी बिल्ड किया था रेगिस्तान के अंदर, जो कि होटल के बहुत ज्यादा नजदीक था, जिसका नाम रखा गया था MC जॉर्ज करके, कुछ स्पेलिंग यहाँ पे मैं डाल दूंगा। उसकी कैपेसिटी थी 150 मेंबर्स की। इन लोगों ने 300 लोकल मेंबर्स की हेल्प ली थी और 500 एक्स्ट्रास की भी हेल्प ली थी। इस मूवी के लिए भाई 27 दिनों का कुछ शूट था, और उसके ऊपर से भाई म्युनिसिपैलिटी और एडीएफसी के साथ में इन लोगों ने बहुत क्लोजली काम भी किया था म्युनिसिपैलिटी से, इसलिए क्योंकि बहुत सारी जगह पे रोड्स नहीं थे, तो इन लोगों ने वहाँ पे रोड्स भी बनवाए थे। जब भी ऐसी कोई मूवी शूट होती है, वहाँ पे डेली एक्सपेंस को बहुत ज्यादा कम रखना जरूरी है। अगर आपने रहने की फैसिलिटीज के साथ में खाने की फैसिलिटीज नहीं रखी है, तो ये जो डेली एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पे आपने अगर कॉस्ट्यूम है या फिर क्रेन हैंडल्स है, ये सब शूटिंग लोकेशन पर रखना जरूरी है, ताकि जो डेली एक्सपेंस होता है वो रिड्यूस हो पाए। एपिक प्रोडक्शन हाउस जो कि भाई यूएई का एक लोकल प्रोडक्शन हाउस है, उसने ड्यून 2 के अंदर इन लोगों की काफी ज्यादा हेल्प की थी, मतलब कि इक्विपमेंट प्रोवाइड किए थे, कैमरा गियर्स वगैरह, और जो डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए रूट होता है, आई मीन कि टेम्पररी रूट प्रोवाइड किए थे। टेम्पररी रूट मतलब कि भाई ये तो है नहीं कि इंस्टाग्राम की रील शूट करनी है, चलो एक काम करो, ये ट्राइपॉड ले लेते हैं, ये कैमरा ले लेते हैं और नचने वाले को ले लेते हैं, वो रिंग लाइट तो भूल गए ना, तो वो ले लेते हैं और शूटिंग के लिए चले जाते हैं, लोकेशन अच्छी लगी यहीं पे शूट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है ना मूवीज के अंदर। उसके साथ में भाई कैमरा, इक्विपमेंट्स वगैरह, उसके गियर्स वगैरह होते हैं, वो लेके जाने पड़ेंगे। उसके साथ में कुछ खाने पीने का सामान लेके जाना पड़ेगा, और कास्ट मेंबर कितने हैं उन सारे को वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे। और अगर कोई एकदम हैवी सीन शूट हो रहा है तो वहाँ पे भाई मेडिकल की रिलेटेड चीज़ें भी लेके जानी पड़ेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे। एपिक प्रोडक्शन हाउस के जितने भी मेंबर्स थे वो कैसल हारा में रुके हुए थे, और भी भाई ड्यून के बहुत सारी कास्ट मेंबर वहाँ पे रुकी हुई थी। इन लोगों ने लोकल मेंबर की बहुत ज्यादा हेल्प ली है ताकि भाई कॉस्ट कटिंग हो सके। इस मूवी के जो डायरेक्टर है डैनी विल्नव, उन्होंने खुद ये चीज कंफर्म की है कि इस मूवी का जो सबसे मुश्किल शॉट था वो ये वाला था। स्टोरी लाइन के हिसाब से कुछ ऐसा था कि जो पोल था वो फुल्ली एक्सेप्टेड होने वाला था फ्रेमन्स कम्युनिटी की तरफ से, बस उसको एक ट्रेडिशन पूरा करना था सैंड बॉम्ब पर राइड करके। ये जो पूरा सीन हमको दिखाया गया है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स शॉट था। इस सीन के अंदर वीएफएक्स नाम मात्र यूज हुआ था, आई मीन अच्छा खासा यूज हुआ था, पर आदि पुरुष से कम यूज हुआ था। इस सीन के अंदर जो ये कीड़ा देख रहे हो आप, यही सीजीआई है, बाकी सब चीजें रियल है। इधर आप देखो ध्यान से, ये वर्म इधर से घुसा और उधर से निकल रहा है, लेकिन आप अगर मिट्टी को स्लो करोगे तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी का बहाव एक्चुअली में उल्टा है। इधर आप देख पा रहे हो कि जो भी सैंड ड्यून है उसके बीच में एक गड्ढा सा बन रहा है, वो चीज सीजीआई या फिर वीएफएक्स नहीं है, वो रियल सीन है। इस सीन को क्रिएट करने के लिए 3 बड़े सिलेंडर को सैंड ड्यून के नीचे पहले ही दबा दिया गया था, जिसके बाद में ये 3 सिलेंडर जाके ट्रक से कनेक्ट कर रहे थे। जैसे ही ट्रक आगे जाएगा ये 3 सिलेंडर अपनी जगह से खिसकेंगे और सैंड ड्यून में बड़ा गड्ढा हो जाएगा। Cylinders, giant cylinders. Each cylinders will pull by a truck, and the stunt was running this way. And the idea was to have, at the perfect timing, we had to pull those tubes under the sand dune in order to the sand dune to collapse.
और हाँ, इस एक्ट के लिए एक स्टंट डबल को भी हायर किया गया था। प्लानिंग कुछ इस प्रकार से थी कि जैसे ही सिलेंडर खिसकेंगे, स्टंट डबल ऊपर से जंप लगाएगा और नीचे एक मैट्रिक्स छुपी हुई होगी, तो स्टंट डबल उसके ऊपर जाके गिरेगा। ऑफ कोर्स सुनने में तो ये बहुत ज्यादा इजी लग रहा है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग का होना अति आवश्यक है इस सीन्स के अंदर। फिर हमको वो वाला शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे पॉल ऊपर से कूदता है, लेकिन कीड़े पे पकड़ नहीं बना पाता है क्योंकि वो अभी फ्रेशर है इसी वजह से। और वो जो पूरा हमको स्ट्रगल दिखाया गया है, ये सीन उन लोगों ने एक अलग जगह शूट किया था। इसके लिए इन लोगों ने एक मूवेबल प्लेटफॉर्म बनाया था और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सैंडवर्म की स्किन जैसा टेक्सचर दिया गया था, कुछ इस तरीके से। और डायरेक्टर ने ये कंफर्म किया था कि इस सीन के लिए इन लोगों को बहुत ज्यादा मिट्टी की जरूरत पड़ी थी। ट्रक भर भर के मिट्टी उड़ाई गई थी। बुक के हिसाब से भाई जो भी वर्म होता है उसके ऊपर की हार्ड स्किन के नीचे एक सॉफ्ट स्किन होती है। अगर उस स्किन को आप ऊपर से उठाओगे तो उस सेंसिस की मदद से वर्म को पता चलेगा कि मेरे पे कोई राइड कर रहा है या फिर कहाँ पे मुड़ना है वगैरह, ऐसा कुछ था। उसका लाइव एडेप्टेशन कुछ इस तरीके से किया गया था। डायरेक्टर ने बोला था कि ये उनकी क्रिएटिव चॉइस थी। बुक में कोई भी भाई स्पेसिफिक चीज मेंशन नहीं की गई है कि कुछ नोज टाइप होगा या ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था। ड्यून के पार्ट 1 के अंदर आप लोगों ने जितनी भी नीली आइज देखी थी वो सब हाथ वर्क का कमाल थी। शॉर्ट में ये समझ लो कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। रोटोस्कोपिंग या फिर मोशन ट्रैकिंग जो भी हो भाई, ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर ड्यून के पार्ट 2 के लिए इन लोगों ने एक अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था, मतलब एक AI डिजाइन किया गया था जो कि भाई स्पेसिफाई था आंखों को कलर करने के लिए। Because I wanted the movie to come out as quickly as possible. It's not a sequel, it's a second part, so it was important for us to bring the movie quickly to the world. इस मूवी के अंदर एक सीन है जहाँ पे फ्रेमन्स जो हार्कोनिन्स की स्पाइस कलेक्ट करने वाली मशीन है उसको डाउन करते हैं। वो वाला सीन इन्होंने एक ब्लैक स्क्रीन पे शूट किया था कुछ इस तरीके से। उसके ठीक बाद में एक सीन आता है जब पॉल और चानी मिलके एक थॉप्टर को डाउन करते हैं। वो वाला सीन इन लोगों ने कुछ इस तरीके से क्रेन के आगे सैंड स्क्रीन लगा के शूट किया था। ये चीज तो आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आई होगी कि भाई ड्यून मूवी के अंदर ब्लू स्क्रीन या फिर ग्रीन स्क्रीन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है VFX के लिए। और यही रीजन है कि ड्यून के VFX इतने ज्यादा रियल होते हैं। वर्ल्ड में लगभग 90% मूवीज मेकर यही फॉर्मूला यूज करते हैं कि या तो वो ब्लू स्क्रीन का प्रयोग करेंगे या फिर वो ग्रीन स्क्रीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये कलर्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमंस की बॉडी में जनरली नहीं पाए जाते हैं। और कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में भी ये कलर बहुत कम ही रखा जाता है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आसानी होती है क्रोमा की को रिमूव करने में। और तो और अगर आपको डे शूट लेना है तो वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन बेस्ड रहेगी, और अगर आपको नाइट कोई डार्क शूट लेना है तो वहाँ पे ब्लू स्क्रीन बेस्ड रहेगी। और इन दोनों को अल्टर करके यूज किया जाता है, मतलब ये स्क्रीन नहीं तो ये स्क्रीन और ये नहीं तो वो। और भाई सैंड स्क्रीन जो कि भाई ह्यूमन की बॉडी से लगभग मिलती जुलती ही है, उसको रिमूव करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना। तो फिर ये लोग इसको यूज क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज, इस स्क्रीन को प्रयोग करने का फायदा ये होता है कि इससे जो भी रिफ्लेक्शन जनरेट होते हैं वो बहुत ज्यादा रियल होते हैं। वो ना ही ग्रीन कलर के रिफ्लेक्शन होते हैं और ना ही ब्लू कलर के रिफ्लेक्शन। मतलब एडिटिंग के टाइम पे अगर कुछ रिफ्लेक्शन रह जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी कि इसको VFX करना इजी है, मतलब मेरे बोलने जितना तो इजी नहीं है लेकिन इजी है। अगर आपको किसी भी सीन के अंदर VFX करना है तो उसको मेन टाइमलाइन में लाओ और वहाँ की जो भी लाइट्स होती है उनको इन्वर्ट कर दो तो आपका सब्जेक्ट हाईलाइट हो जाएगा और डन। और दूसरा फायदा ये है कि भाई जो ग्रीन स्क्रीन होती है, जो ब्लू स्क्रीन होती है, उनका जो रिफ्लेक्शन जनरेट होता है बहुत सारी बार देखा गया है कि वो कैरेक्टर की बॉडी पे ही रह जाता है। हालांकि नॉर्मल लोगों के नोटिस में वो नहीं आता है लेकिन बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं उसको। ड्यून मूवी जानी जाती है उसके प्रैक्टिकल और बड़े बड़े सेट्स के लिए। तो जो भी भाई रेगिस्तान के शूट आपने देखे थे वो अपने UAE में या फिर जॉर्डन में शूट हुए थे। और जो बाकी के सीन्स होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े सेट्स लगाए होते हैं वो भाई इटली या फिर दुनिया के अलग अलग शहरों में स्थित होते हैं। इसमें मेरे को भाई थॉप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। ड्यून यूनिवर्स में जो भी भाई चॉपर होते हैं उनको थॉप्टर बोला जाता है। और इस बार इन लोगों ने ड्यून पार्ट 2 के लिए एक अलग थॉप्टर रेडी किया था जो कि भाई एक कंप्लीट यूनिक कॉन्सेप्ट है और उसका साउंड डिजाइन भी बहुत यूनिक तरीके से दिया जाता है। अच्छा, तो इस बार अलग ये था कि ड्यून पार्ट 2 के लिए इन लोगों ने एक अलग थॉप्टर बनाया था। ड्यून पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि एक अलग थॉप्टर था जो कि भाई थोड़ा सा पतला था, लेकिन इस बार इन लोगों ने थोड़ा बड़ा बनाया है। और ये थॉप्टर भाई रियल में तो वर्क नहीं करता था, पर उसको क्रेन के अंदर लगा के आड़ा टेढ़ा करके उसके बाद में उसके ऊपर से शूट लिया जाता था। इस ब्रेकडाउन के अंदर बहुत सारी चीजें बाकी रह गई है, जैसे कि भाई कॉस्ट्यूम डिजाइन हो गया या फिर वो इटली में जो इन लोगों ने शूट लिया था वो वाला सीन बाकी रह गया, और भी बहुत सारी चीजें बाकी रह गई है। लेकिन भाई वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, आज के लिए इतना ही ज्ञान रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा, जैसा भी लगा हो भाई कमेंट जरूर कर देना। और जो भी भाई ड्यून यूनिवर्स के दीवाने हैं उनके साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना।